हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय चक्रवर्ती है और एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेंटर पे आपका स्वागत करता हूँ। चूँकि हम प्राचीन भारत पढ़ रहे थे जिसमें हमने अशोक एम्पायर को पूर्णतः समाप्त कर दिया था, मतलब कि मौर्य काल को हम समाप्त कर चुके हैं। अब हम उसके बाद के काल को आते हैं जिसको हम कहते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल ऐसा काल कहलाता है जो कि मौर्य एम्पायर के समाप्त होने के बाद यह शुरू होता है। ठीक है, मतलब कि मौर्यों के बाद का शासन, मौर्यों के बाद का काल मौर्योत्तर काल कहलाता है। और इसका काल जो रहता है 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक इसका समय पीरियड जो है क्या है। इसमें हम देखते हैं कि मौर्योत्तर काल को, है ना, चूँकि क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए। राइट, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मौर्योत्तर काल की बात करें तो अनेक विद्वानों ने मौर्योत्तर काल को अंधकार का युग कहा है। भाई साहब, ठीक है, अनेक विद्वान जो है मौर्योत्तर काल को अंधकार का युग कहा है। क्यों अंधकार का युग कहा है? क्योंकि स्रोतों की कमी है एवं दो साम्राज्यों के बीच अवसान का काल माना जाता है। ठीक है, इसलिए इसे अंधकार का युग कहा है ना। पहली बार मौर्योत्तर काल में लेख युक्त सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो याद रखिएगा, सबसे पहले लेख युक्त सिक्कों की बात करें तो मौर्योत्तर काल में प्राप्त हुए हैं। इस काल में पूर्वी भारत, मध्य भारत एवं दक्कन में स्थानीय राजवंशों का उदय हुआ है। जैसे कि यदि हम बात करें तो पहला हो गया शुंग वंश, है ना। फिर इसके बाद जो है क्या है, शुंग वंश के बाद क्या हो गया, शुंग वंश के बाद हो गया कर्ण वंश, कर्ण वंश के बाद हो गया सातवाहन वंश, है ना। तो जो है इन वंशों का उदय हुआ है। उत्तर पश्चिम भारत में मध्य एशिया से कुछ विदेशी राजवंश आए थे जो हिंदया वंश, शक वंश और कुषाण वंश आते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला वंश है शुंग वंश। शुंग वंश की यदि हम बात करें तो शुंग वंश जो है ना, इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? शुंग वंश की स्थापना की बात करें तो इसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश का संस्थापक है और यह ब्राह्मण राजवंश है। शुंग वंश जो है यह प्रथम ब्राह्मण राजवंश है जिसने मगध पर पहली बार प्रशासन किया था। ठीक है, अभी तक कोई ब्राह्मण परिवार मगध पर प्रशासन नहीं कर रहा था, लेकिन इसके बाद जब शुंग वंश आया मौर्योत्तर काल के बाद, तो शुंग वंश एक ब्राह्मण वंश था जिसने पहली बार मगध की गद्दी पर, सिंहासन पर बैठा। पुष्यमित्र शुंग राजा बनने के बाद भी सेनापति कहलाया। इसके शासनकाल में प्रथम यूनानी आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो शुंग वंश के शासनकाल में प्रथम यूनानी आक्रमण हुआ। मौर्योत्तर काल में प्रथम यूनानी आक्रमण किसके काल में हुआ था? तो मतलब कि जो मौर्योत्तर काल इन द सेंस समझ रहे हो ना, मौर्यों के बाद के काल में प्रथम यूनानी आक्रमण ड्रीमेटियस के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो देखिए शुंग वंश में प्रथम यूनानी आक्रमण हुआ था और किसने किया था नेतृत्व? तो यूनानी शासक था डिमेट्रियस। डिमेट्रियस के नेतृत्व में यह आक्रमण हुआ था, लेकिन यह केवल व्यास नदी तक आया था और पूर्वी भारत की विजय इसके सेनापति मिनांडर ने की थी। ठीक है, मिनेंडर या मिनांडर ने की थी, जिसके मध्य प्रदेश में भी कुछ सिक्के देखने को मिलते हैं, है ना। हम इसको आगे पढ़ेंगे। बौद्ध ग्रंथों में यदि हम बात करें तो बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही कहा गया है। ठीक है, तो बौद्ध द्रोही किसे कहा गया है? पुष्यमित्र शुंग को कहा गया है। पुष्यमित्र शुंग का दरबारी कवि महर्षि पतंजलि थे जो कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और जिसे महाभाष्य नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की है ना, जो पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ की व्याख्या थी। ठीक है, तो महाभाष्य की रचना किसने की है? पतंजलि ने की है। पतंजलि किसके दरबारी कवि थे? पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि थे। ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। ठीक है, अष्टाध्यायी की रचना किसने की है? अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि के द्वारा की गई है। ठीक है, शुंग वंश का स्थापना किसने की है? तो शुंग वंश की स्थापना की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग ने की है ना। और इसके समय में यूनानी आक्रमण होता है डिमेट्रियस के नेतृत्व में, है ना, लेकिन इसने भारत के कुछ ही शासन क्षेत्रों को जीता था। इसका सेनापति मिनांडर जो है भारत की कई क्षेत्रों को पूर्वी भारत में जो है क्या है विजय प्राप्त की थी।
शुंग काल में ही मनुस्मृति की रचना हुई है, ठीक है। तो मनुस्मृति की रचना ही शुंग काल में हुई है। पुष्पमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे जिसमें पुरोहित पतंजलि थे, राइट। तो क्वेश्चन आएगा कि पुष्पमित्र शुंग ने कितने अश्वमेघ यज्ञ किए थे। तो पुष्पमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे जिसके पुरोहित पतंजलि थे। पुष्पमित्र शुंग ने सांची एवं भरहुत के स्तूपों का विस्तार एवं अलंकरण करवाया है, ठीक है। तो इसने चूंकि बौद्ध स्तूपों को तोड़ा भी है पुष्पमित्र शुंग ने, लेकिन फिर बाद में, है ना, सांची और भरहुत जैसे स्तूपों का इसने क्या कराया है, पुनरुद्धार कराया है ना, विस्तार कराया है और अलंकरण करवाया है। बेसनगर अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि तक्षशिला का यूनानी राजा एंटियाकिड्स के ने हेलियोडोरस को अपना राजदूत बनाकर भागभद्र के दरबार में भेजा था, ठीक है। तो किस अभिलेख से प्राप्त होता है, बेसनगर अभिलेख से प्राप्त होता है कि तक्षशिला का जो यूनानी राजा था एंटियाकिड्स, इसका एक राजदूत था हेलियोडोरस, ठीक है। हेलियोडोरस को अपना राजदूत बनाकर भागभद्र के दरबार में भेजा था। हेलियोडोरस यहाँ आकर भागवत धर्म को स्वीकार कर लेता है और भागवत और भगवान जो है वासुदेव के सम्मान में एक गरुड़ ध्वज की स्थापना किया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, ठीक है। तो शुंग वंश की स्थापना पुष्पमित्र शुंग ने की थी और अंतिम शासक की बात करें तो देवभूति था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कण्व वंश आता है। कण्व वंश की यदि हम बात करें तो कण्व वंश का संस्थापक कौन था, वासुदेव था। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, है ना, और इसके अमात्य सिमुक ने इसकी हत्या करके कण्व वंश का अंत कर दिया, ठीक है। तो कण्व वंश का जो संस्थापक कौन था, तो कण्व वंश का संस्थापक सिमुक था, वासुदेव था, ठीक है। और इसका अंतिम शासक सुशर्मा था। सुशर्मा की हत्या चूंकि सिमुक ने कर दी थी और सिमुक आगे चलकर सातवाहन वंश की स्थापना करता है। तो नेक्स्ट आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की यदि हम बात करें तो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। सातवाहनों का मूल क्षेत्र महाराष्ट्र था और बाद में आंध्र प्रदेश में बस गए। यहाँ के लोगों की सेवा करने के कारण इन्हें आंध्र भृत्य भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि पहले सातवाहनों का जो मूल क्षेत्र था या निवास था ये पहले महाराष्ट्र में इनका क्षेत्र था, लेकिन फिर ये जाके आंध्र प्रदेश वाले एरिया में बस गए और इसी कारण इनको जो है क्या है, यहाँ की लोगों की सेवा की आंध्र प्रदेश में, इसलिए इन्हें आंध्र भृत्य भी कहा जाता है सातवाहनों को। सिमुक की मृत्यु के बाद इसका छोटा भाई कृष्ण कान्हा शासक बनता है। इसके बाद कृष्ण का पुत्र सातकर्णी प्रथम शासक बना, है ना। सातकर्णी प्रथम की यदि हम बात करें तो यह सातवाहन वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक था। कौन, सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका, है ना, नानाघाट अभिलेख प्राप्त होता है जिसमें सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियां बताई जा रही हैं, ठीक है। तो नानाघाट अभिलेख जो है किसका है, तो इसकी पत्नी है सातकर्णी की रानी नागनिका। रानी नागनिका का अभिलेख प्राप्त होता है नानाघाट अभिलेख, और इसी नानाघाट अभिलेख से सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है। नानाघाट अभिलेख में ही सातकर्णी प्रथम को महान विजेता का महान शासक बताया गया है। नानाघाट अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि सातकर्णी ने इन यज्ञों के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को दृश्य दान या मुद्रा के साथ साथ भूमि दान भी दिया था, ठीक है। तो किस अभिलेख से यह जानकारी प्राप्त होती है, तो नानाघाट अभिलेख से जो है क्या है, यह जानकारी प्राप्त होती है कि जो सातकर्णी प्रथम है, सातकर्णी प्रथम ने ब्राह्मणों को भूमि दान दी थी, साथ ही मुद्रा भी दान दिया था। यह भूमि दान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है नानाघाट अभिलेख। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद इसकी पत्नी नागनिका ने अपने अल्पवयस्क पुत्र शक्तिश्री को, है ना, शक्तिश्री व वेदश्री के नाम से शासन किया और यह प्रथम भारतीय महिला शासिका के रूप में कार्य किया है। इसके बाद हाल आता है। हाल, इस अंधकार युग में 17 राजा हुए थे जिनमें राजा हाल थे। पुराणों में राजा हाल एक विद्वान राजा था जिसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तमी नामक ग्रंथ की रचना की है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहीं से उभर के आता है कि गाथा सप्तमी नामक ग्रंथ की रचना किसने की है, तो राजा हाल ने की है। राजा हाल जो है क्या है, सातवाहन वंश के शासक हुए हैं।
गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसके आगमन से सातवाहनों का अंधकार युग समाप्त हो जाता है। ठीक है, एक सातकर्णी प्रथम था, अभी एक गौतमी पुत्र सातकर्णी है। सातकर्णी के आने से जो है क्या है, गौतमी पुत्र सातकर्णी के आने से सातवाहनों का अंधकार युग समाप्त हो जाता है। शकों के क्षहरात वंश के राजा नहपान से गौतमी पुत्र सातकर्णी का भीषण संग्राम होता है। ठीक है, तो किसके साथ, नहपान से युद्ध होता है। और नहपान किस वंश का शासक था, तो यह क्षहरात वंश का शासक था। ठीक है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी का नहपान से युद्ध होता है ना, भयंकर भीषण युद्ध संग्राम होता है। और इस युद्ध में नहपान पराजित हो जाता है और गौतमी पुत्र सातकर्णी क्या हो जाता है, गौतमी पुत्र सातकर्णी विजयी रहता है, नहपान हार जाता है और मारा जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान के राज्य को अपने राज्य में मिला लिया है ना, इसलिए इसे क्षहरात वंश का विनाशक भी कहा जाता है। किसे, क्षहरात वंश का विनाशक कहा जाता है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को क्षहरात वंश का विनाशक कहा जाता है और क्षहरात वंश की प्रतिष्ठा भी स्थापित की। ठीक है, तो ये गौतमी पुत्र सातकर्णी है, क्षहरात वंश के शासक नहपान को हराया, उसको मार डाला, उसके राज्य को अपने सातवाहन राज्य में मिला लेता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा कि सातवाहन वंश के किस शासक को क्षहरात वंश का विनाशक कहा जाता है, तो किस शासक को कहा जाता है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा जाता है। बाल श्री गौतमी पुत्र के है ना नासिक अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि इसके विजयी घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया और इसकी विजयी पताका अपराजेय थी। क्या थी, विजयी पताका जो थी अपराजेय थी। ठीक है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी और कुशल योद्धा था। ठीक है, और इसकी जानकारी हम किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तो नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। इसके बाद वशिष्ठ पुत्र पुलवामी आते हैं। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी की बात करें तो इसने दक्षिणपथेश्वर की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी, तो वशिष्ठ पुत्र पुलवामी की बात करते हैं। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी दक्षिणपथेश्वर की जो है क्या है उपाधि धारण की थी। किसकी, दक्षिणपथेश्वर की उपाधि धारण की थी। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी ने नवनगर नामक नगर बसाए थे। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन में आ सकता है कि सातवाहन वंश के किस शासक ने दक्षिणपथेश्वर की उपाधि धारण की थी, तो वशिष्ठ पुत्र पुलवामी ने दक्षिणपथेश्वर की उपाधि धारण की थी। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी ने नवनगर नामक नगर की स्थापना के उपलक्ष्य में नगर स्वामी की भी उपाधि धारण की थी। तो 2 उपाधियां धारण की थी, एक दक्षिणपथेश्वर की और एक नवनगर स्वामी की। इसने अमरावती के स्तूप का आकार वर्धन कराया। इसके बाद आता है यज्ञ सी सातकर्णी है ना, यज्ञ श्री सातकर्णी की बात करें तो यज्ञ श्री सातकर्णी सातवाहनों का अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। ठीक है, तो यज्ञ श्री सातकर्णी अंतिम महान राजा था। ठीक है, महत्वपूर्ण राजा था है ना, और जिसने शकों को पराजित किया था और पुनः अपने पूर्वजों के राज्य को प्राप्त किया। इस वंश का अंतिम शासक पुलवामी चतुर्थ था। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर से ये फंसाएगा आप लोगों को कि सातवाहन वंश का अंतिम महान शासक कौन था, तो अंतिम महत्वपूर्ण शासक या महान शासक आएगा तो यज्ञ श्री सातकर्णी आएगा। ठीक है, क्योंकि इसने शकों को पराजित किया था। और क्वेश्चन आएगा कि सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था, तो साधारण सी बात है पुलवामी चतुर्थ था। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। ठीक है, तो सातवाहनों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, प्रतिष्ठान को बनाया था, जो इस समय व्यापार का केंद्र थी। सातवाहनों के द्वारा ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमिदान दिया गया और यहीं से भूमिदान की प्रवृत्ति शुरू हुई और इसे सामंतवाद का जन्मदाता भी माना जाता है। तो सामंतवाद का जन्मदाता किस वंश को माना जाता है, सातवाहन वंश को माना जाता है। सातवाहन वंश जो है मात्र सत्तात्मक वंश था। ठीक है, मात्र संतात्मक वंश। इसकी पुष्टि कैसे होती है, जैसे कि गौतमी पुत्र सातकर्णी, यज्ञ श्री सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी है ना, ये सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, इनके नामों के आगे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इन जो है मात्र
सत्तात्मक व्यवस्था रही होगी। तो ठीक है, भूमिदान देने की जो प्रथा है किस अभिलेख से प्राप्त होती है? नाना घाट अभिलेख से प्राप्त होती है। किसने दिया था? सातकर्णी प्रथम ने दिया था। दक्षिणी पथेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? दक्षिण पथेश्वर की उपाधि तो वशिष्ठ था भाई, विशेष था, तो उसने दक्षिण पथेश्वर की राजधानी उपाधि की जो है क्या है धारण कर ली थी वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने। ठीक है, और नगर स्वामी की उपाधि भी वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के द्वारा धारण की गई थी। यज्ञ से सातकर्णी शकों को पराजित किया था। अंतिम शासक पुलमावी चतुर्थ, राजधानी प्रतिष्ठान, मात्र सत्तात्मक वंश था और सामंतवाद का जन्मदाता सातवाहन वंश को ही माना जाता है। सातवाहन वंश की महिलाएं पति के पद नाम को धारण करती थीं। सातवाहन वंश के शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के कौन कौन से हैं? तो सातवाहन वंश के द्वारा जारी किए गए सिक्के चांदी के सिक्के हैं। कौन कौन से हैं? चांदी के सिक्के हैं, तांबे के सिक्के हैं, है ना, पोटली और घटिया चांदी के सिक्के हैं। पोटीन क्या होते थे? घटिया चांदी के सिक्के होते थे। और सीसा जो होते थे क्या होते थे? सीसा जो होते थे ये शीशे के सिक्के होते थे। ठीक है, शीश के सिक्के या शीशे के सिक्के होते थे। ठीक है। हिंद यवन इंडो ग्रीक, हिंद यवन इंडो ग्रीक अब आता है। मौर्योत्तर काल में यूनानी भारत में बैक्ट्रिया हिंदुकुश पर्वत के पश्चिम तक आ गए थे। हिंदुकुश पर्वत कहाँ है ना, आप लोगों को पता होगा कि भारत के शीर्ष पर है ना, जम्मू कश्मीर के ऊपर साइड जो है क्या है हिंदुकुश पर्वत है। और मौर्योत्तर जब मौर्य काल समाप्त हुआ था तो मौर्य काल के समाप्त होने के पश्चात यूनानी भारत में बैक्ट्रिया हिंदुकुश पर्वत के पश्चिम से आए। हिंद यवन के बाद कौन है? यूथिडेमस वंश। यूथिडेमस वंश का संस्थापक यूथिडेमस था। 212 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया का गवर्नर बना। यूथिडेमस की मृत्यु के बाद डेमेट्रियस बैक्टीरिया का शासक बना। अब डेमेट्रियस की बात करें, डेमेट्रियस है ना, यूथिडेमस की मृत्यु हो जाती है और अब ये डेमेट्रियस जो है बैक्टीरिया का शासक बनता है। डेमेट्रियस की बात करें तो डेमेट्रियस बैक्टीरिया का पहला संप्रभुता संपन्न शासक हुआ करता था। मौर्योत्तर काल में प्रथम यूनानी आक्रमण डेमेट्रियस के नेतृत्व में ही हुआ था। ऊपर जो है क्या है हम पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, कि मौर्योत्तर काल में प्रथम यूनानी आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? डेमेट्रियस के नेतृत्व में हुआ था। और किसके समय हुआ था? शुंग, पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ था। ठीक है। मिनांडर की बात करें तो मिनांडर डिमेट्रियस का क्या था? मिनांडर डिमेट्रियस का सेनापति था, है ना। और बौद्ध ग्रंथ में मिलिंद पन्नु से ज्ञात होता है कि मिनांडर की राजधानी साकल थी। ठीक है, तो मिलिंद पन्नु बौद्ध ग्रंथ का एक जो है क्या ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नु है ना से ज्ञात होता। मिनांडर के बारे में हमको मिलिंद पन्नु से जानकारी प्राप्त होती है एक्चुअली में। ठीक है, और जिसकी राजधानी तो मिलिंद पन्नु से हमें क्या जानकारी मिलती है कि जो मिनांडर की राजधानी थी वह साकल को बनाया हुआ था। मिलिंद पन्नु ग्रंथ की रचना नागसेन के द्वारा की गई थी। तो मिलिंद पन्नु की रचना किसके द्वारा की गई थी? नागसेन के द्वारा की गई थी। मिनेंडर पहला यूनानी शासक था जो भारत में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। ठीक है, तो पहला यूनानी शासक कौन था जो भारत में आकर बौद्ध धर्म को ग्रहण करता है? मिनांडर है। मिनांडर की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। कौन से ग्रंथ का नाम क्या है? तो मिलिंद पन्नु है। मिलिंद पन्नु की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो नागसेन के द्वारा की जाती है। मिनांडर के बाद स्ट्राटो प्रथम आता है। स्ट्राटो प्रथम की बात करें तो मिनांडर की मृत्यु के बाद स्ट्राटो प्रथम शासक बना और इसकी भी मुद्राएं मथुरा से मिलती हैं। इस वंश का अंतिम ज्ञात शासक हिप्पोट्रेटस था। ठीक है, तो जो यूथिडेमस वंश जिसको हम बोलते हैं, तो यूथिडेमस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यूथिडेमस वंश का अंतिम शासक की बात करें तो हिप्पोस्ट्रेटस था। इसके बाद यूक्रेटाइटिस वंश आता है। यूक्रेटाइटिस वंश की यदि हम बात करें तो 167 ईसा पूर्व में एंटियोकस चतुर्थ का सेनापति यूक्रेटाइडिस ने बैक्ट्रिया में विद्रोह किया और इसने यूक्रेटाइटिस वंश की स्थापना की। ठीक है, तो यूक्रेटाइटिस वंश की स्थापना किसने की है? तो एंटियोकस चतुर्थ का सेनापति यूक्रेटाइडिस नाम था, है ना। इसने बैक्ट्रिया में विद्रोह कर दिया था और इसने यूक्रेटाइडिस वंश की स्थापना कर दी। किसका सेनापति था? एंटियोकस का सेनापति था। किसका? एंटियोकस का सेनापति था। ठीक है,
यूक्रेटाइडिस की मृत्यु के बाद इसका पुत्र हेराक्लीज शासक बनता है। अब हेराक्लीज की बात करें तो हेराक्लीज जो था यूक्रेटाइडिस वंश का शासक था। हेराक्लीज के समय बैक्ट्रिया पर शकों का आक्रमण होता है ना, और अंततः पराजित हुआ। हेराक्लीज भारत में यूक्रेटाइडिस वंश का सबसे महान शासक था, है ना। तो हेराक्लीज के समय ही शकों का जो है क्या है आक्रमण होता है। एंटियाक्लिड्स की यदि हम बात करें तो इसने हेलियोडोरस को अपना राजदूत बनाकर, यही एंटियाक्लिड्स है, यूनानी राजदूत, ठीक है। तो एंटियाक्लिड्स ने हेलियोडोरस को अपना राजदूत बनाकर भागभद्र के दरबार में, है ना, भेजता है, जो कि भागवत धर्म का अनुयायी था। और इसकी जानकारी हमें बेसनगर से मिलती है, जो कि विदिशा में स्थित है। इस वंश का अंतिम शासक हरम्यूज था। अब आता है शक वंश। शक वंश की यदि हम बात करें तो शक वंश मध्य एशिया के जैकजार्टिस प्रदेश के निवासी थे। चीनी ग्रंथों में इन्हें सई नाम से संबोधित किया गया। चीन ग्रंथों से ज्ञात होता है कि मंगोलिया में 2 खानाबदोश जातियां थी, एक हुंगहू जाति थी और एक यूची जाति थी। 176 ईसा पूर्व में आपस में ये दोनों क्या कर रहे थे, संघर्षरत थे, ठीक है। तो शक वंश की यदि हम बात करें तो मध्य एशिया, ठीक है, जो मध्य एशिया वाला एरिया है, ठीक है, वहाँ पर जैकजार्टिस प्रदेश के निवासी रहते थे, ठीक है। कौन से प्रदेश के? जैकजार्टिस प्रदेश के निवासी रहते थे और चीनी ग्रंथों में इन्हें साई नाम से संबोधित किया गया। चीनी ग्रंथों से ज्ञात होता है कि मंगोलिया ने 2 खानाबदोश जातियां हुंगहू और यूची 176 ईसा पूर्व में आपस में संघर्षरत थे। कहाँ ये संघर्षरत थे? मंगोलिया में, जो कि खानाबदोश जनजाति थी। खानाबदोश इन द सेंस कि केवल अपना भरण पोषण करना जानती थी, उसके अलावा कुछ नहीं आता था। शकों के भारत आने के 2 मार्ग थे, एक सिंधु घाटी उत्तरी मार्ग कहलाता और एक ईरानी दक्षिणी मार्ग, ठीक है, ईरान वाले एरिया से, और एक सिंधु घाटी। इनको आप मैप में एक बार जरूर देख लीजिएगा। तक्षशिला के शक। तक्षशिला के शक की बात करें तो मोग और मावेज थे। यह भारत में प्रथम शासक था जो भारत में प्रथम शक विजेता था, ठीक है। तो भारत में प्रथम शक विजेता की बात करें तो कौन था? तो मोग और मावेज था। इसी अभिलेख में, मोग अभिलेख से ज्ञात होता है कि मोग राजा ने मोग संवत का प्रचलन किया था, ठीक है। कौन से? मोग राजा ने मोग संवत का प्रचलन किया था। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत में प्रथम शासक जो भारत में प्रथम शक विजेता था कौन था? तो मोग था या मावेज था, ठीक है। मोग चूँकि अभिलेख भी है और यही भारत में प्रथम शासक था जो भारत में प्रथम शक विजेता भी बोला जाता है। इस वंश छहरात वंश आता है, नेक्स्ट आता है छहरात वंश। छहरात वंश की बात करें तो इस वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक भूमक था, ठीक है, और इसकी मुद्राएं, केवल मुद्राएं ही प्राप्त होती है भूमक की, राइट। तो छहरात वंश की बात करें तो इस वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक भूमक था। छहरात वंश का महत्वपूर्ण शासक भूमक था और इसकी केवल मुद्राएं ही प्राप्त होती हैं। इसकी मुद्राओं में इसे क्षत्रप की उपाधि से संबोधित किया गया है, ठीक है। तो भूमक की जो मुद्राएं प्राप्त होती हैं तो उसमें ऐसा लिखा था, उसमें ऐसा जो है क्या है लिखा गया था कि इसने क्षत्रप की उपाधि धारण की थी, ठीक है। इसके राज्य के अंतर्गत गुजरात, मालवा, महाराष्ट्र और सिंध थे। क्या क्या थे? गुजरात था, मालवा था अपना मध्य प्रदेश वाला एरिया था, है ना, भूमक में, और जो है क्या है महाराष्ट्र था। नहपान की बात करें, नहपान इस वंश का सबसे महान शासक था। किस वंश का? छहरात वंश का। तो छहरात वंश का सबसे महान शासक नहपान था, है ना, और इसकी मुद्राओं से इसे जो है क्या है महाक्षत्रप की उपाधि जो है क्या है मिलती है, ठीक। तो देखो, क्षत्रप की उपाधि किसने धारण की थी? भूमक ने। महाक्षत्रप की उपाधि किसने धारण की थी? तो महाक्षत्रप की उपाधि की बात करें तो किसने धारण की थी? नहपान ने, ठीक है, और ये सबसे महान शासक भी था। पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन श्री में एक ग्रंथ है, पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन श्री। क्या है? पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि नहपान को यूनानी भाषा में मेम्बेरस के नाम से जाना जाता है। मेम्बेरस किस नाम से जाना जाता है? कि नहपान को यूनानी भाषा में मेम्बरस के नाम से जाना जाता, और यह किससे ज्ञात होता है हमको? पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी से। यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि नहपान की राजधानी नासिक थी। क्या थी? नहपान की राजधानी जो है क्या है मिन्ननगर या नासिक थी। नहपान भारत का प्रथम राजा था जिसके सिक्कों में 3 लिपियों में लेख प्राप्त होते हैं, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि और यूनानी लिपि, ठीक है।
तो क्वेश्चन क्या बनेगा अब यहाँ पे, क्वेश्चन बनेगा कि भारत का प्रथम राजा कौन था जिसके सिक्कों में 3 लिपियों के जो है क्या है लेख प्राप्त होते हैं। कौन कौन सी लिपि, ब्राह्मी, खरोष्टी और यूनानी लिपि में 3 लिपियों में सिक्के प्राप्त होते हैं। भारत का ऐसा कौन सा शासक था, तो राइट याद रखिएगा नहपान था। ठीक है, नहपान की बात करें तो यह क्षहरात वंश का जो है सबसे महान शासक था। उपाधि कौन सी धारण की थी, तो नहपान ने उपाधि महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी। पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन श्री में इसे मेम्बरस कहा गया है। और इसकी राजधानी क्या थी, तो नहपान की राजधानी मिन्ननगर थी या नासिक थी। नहपान भारत का प्रथम राजा था जिसके सिक्कों में 3 लेख मिलते हैं, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि और यूनानी लिपि। ठीक है, इसके बाद कारदामक वंश आता है। कारदामक वंश की बात करें तो कारदामक वंश का संस्थापक यशोमतिक था। ठीक है, क्या था, कारदामक वंश का संस्थापक यशोमतिक था। यशोमतिक का पुत्र चफ्टन इस वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है, चफ्टन जो था किस वंश का महत्वपूर्ण शासक था, तो कारदामक वंश का था, इसलिए इसे चफ्टन वंश भी कहा जाता है। अच्छा, तो कारदामक वंश को चफ्टन वंश के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि कारदामक वंश का सबसे महान और प्रतापी शासक जो था वह चफ्टन था। ठीक है, और कारदामक वंश की स्थापना किसने की थी, तो यशोमतिक ने की थी। रुद्रदामन की बात करें तो कारदामक वंश का सबसे महान शासक था और यह कुछ समय तक अपने दादा चफ्टन के साथ मिलकर शासन किया और इसी को द्वैध राज्य प्रणाली कहते हैं। ठीक है, द्वैध राज्य शासन प्रणाली कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसने अपने दादा चफ्टन के साथ मिलकर एक ही राज्य में शासन किया था, जिससे क्या ज्ञात होता है कि द्वैध राज्य शासन प्रणाली, दोनों शासन करते थे। रुद्रदामन की उपलब्धियों का वर्णन उसके जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है जो संस्कृत में लिखा हुआ प्रथम अभिलेख है। ठीक है, तो संस्कृत में लिखा हुआ प्रथम अभिलेख कौन सा है, तो संस्कृत में लिखा हुआ प्रथम अभिलेख की बात करें तो जूनागढ़ अभिलेख है ना। जूनागढ़ अभिलेख है, रुद्रदामन का है, संस्कृत भाषा में है। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि इसके समय सौराष्ट्र में मतलब कि गुजरात वाले एरिया में सुदर्शन झील टूट गई थी। ठीक है, और उसमें अमात्य सुविशाख की देखरेख में इसे जीर्णोद्धार कराया गया। किसकी देखरेख में, तो सुविशाख की, राइट याद रखिएगा, सुविशाख की जो है क्या है देखरेख में इसने जीर्णोद्धार कराया और इसमें रुद्रदामन ने अपना निजी धन खर्च किया था। ठीक है, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से हमको 2-3 जानकारी प्राप्त होती है। पहला तो यह है कि सौराष्ट्र में जो सुदर्शन झील थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय उपगुप्त नामक जो है उसके सेनापति ने बनवाया था। ठीक है, फिर सुदर्शन झील टूट जाती है जो कि जूनागढ़ अभिलेख से हमको प्राप्त जानकारी होती है कि रुद्रदामन ने अमात्य सुविशाख की देखरेख में, याद रखिएगा किसकी देखरेख में, सुविशाख की देखरेख में जीर्णोद्धार करवाया था और इसमें रुद्रदामन ने अपना निजी धन खर्च करवाया था, है ना। कारदामक वंश की बात करें तो अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था और लगभग 388 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर दिया। ये चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का शासक है। ठीक है, और रुद्र सिंह तृतीय को हराया भी है इसने। ठीक है, और शकों को पराजित भी किया है चूँकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के कारण, है ना, इसने सकारी की उपाधि भी धारण की थी, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, हालांकि गुप्त वंश हम आगे पढ़ेंगे। तो लगभग 388 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्र सिंह तृतीय जो कि कारदामक वंश का अंतिम शासक था को हराया और पराजित किया और शक राज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। इस युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी और शकारी 2 उपाधियां धारण की थी, शकारी की उपाधि और विक्रमादित्य की उपाधि। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि जो है क्या है की थी। ठीक, तो ये जो है ये पूरे शक वंश के अलग अलग वंश थे। ठीक है, जिसमें हमने कारदामक वंश को पढ़ा। कारदामक वंश के बाद फिर नेक्स्ट आता है कुषाण वंश और कुषाण वंश को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ये बड़ा चैप्टर है कुषाण वंश और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, राइट। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।